आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड ईयर के छात्र हैं, यानी कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के, जिनको 2023 और 24 के सेशन में हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात करेंगे और आपको पीडीएफ भी हम आपको क्वेश्चन आंसर की देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट का देखिए, सेमेस्टर देख लीजिए, फिफ्थ है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और सब्जेक्ट हिंदी और प्रश्न पत्र का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो जितने भी प्रश्न आएंगे सब साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से जुड़े आएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे साहित्य शास्त्र से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए में, सब सब्जेक्ट के 8 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस है, यानी कि 8 यूनिट जो है वो चैप्टर वाइज है, ठीक है। जैसे आप लोग पहले चैप्टर बोलते थे, अब वो यूनिट हो गया नाम, ठीक है। तो 8 यूनिट 8 चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे फर्स्ट यूनिट से। पर डे हम आपको एक एक यूनिट करके कवर कराएंगे। आज हम नंबर 1 यूनिट पे जुड़े क्वेश्चन एंड आंसर आपको बताएंगे, फिर सेकेंड यूनिट पे, फिर तरह सारे यूनिट क्लियर कराएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम को समय है, इसलिए एक हम करा देंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो पहला आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र है क्या, ठीक है। क्योंकि यही आपके भारतीय काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र या फिर साहित्य शास्त्र, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि काव्य शास्त्र, ठीक है। तो काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। जो काव्य शास्त्र है वो काव्य और साहित्य का दर्शन है, ठीक है, दर्शन तथा विज्ञान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, काव्य का मतलब हो गया कविता और साहित्य का मतलब होता है वाचिका, ठीक है, लिखित, या फिर आप लोग वाचिका बोल दीजिए। वाचिका को बातचीत बोलते हैं, ठीक है, और वार्तालाप बोलते हैं, मतलब जो बातें करके चीज़ें हों, ठीक है। और जो आपका ये मतलब और कुछ होती हैं चीज़ें हैं लिखित रूप में होती हैं, ठीक है। तो वाचिका, ठीक है, या फिर बातचीत, वार्तालाप और लिखित, इन दोनों को साहित्य बोला जाता है, ठीक है। साहित्य को बातचीत और लिखित चीज़ें बोली जाती हैं। मतलब कि भाई जैसे बोलिए साहित्य क्या है, तो साहित्य बातचीत और लिखित में जो चीज़ होता है उसी को हम साहित्य बोलते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब काव्य को कविता बोलते हैं, ठीक है, काव्य को कविता बोलते हैं। तो काव्य शास्त्र कविता और बातचीत और लिखित का दर्शन है, यानी कि उसको दिखता है, दर्शन है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है, वो दिखता है, इसी का विज्ञान है, ठीक है। जिसको आप लोग बोलते हैं सुव्यवस्थित ज्ञान को, यानी कि एक व्यवस्थित जो ज्ञान होता है, एक मतलब कि एक पार्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, उसे हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो काव्य शास्त्र कविता, वाचिका, लिखित, ठीक है, का दर्शन है और एक सुव्यवस्थित ज्ञान है, जिसको हम काव्य शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, या काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भावित सिद्धांतों की ज्ञान राशि है। ज्ञान राशि का मतलब एक बहुत बड़ा नॉलेज, कैसे बोलते नहीं रुपये वाली राशि, ये ज्ञान राशि है, ठीक है। काव्य शास्त्र के लिए पुराने नाम साहित्य शास्त्र हैं। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनना है, ठीक है। काव्य शास्त्र को हम लोग पुराने, जब मतलब काव्य शास्त्र को पहले साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र भी कहा गया है, ठीक है। पुराना नाम इसका है साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र। जैसे पूछ दे काव्य शास्त्र का पुराना नाम बताइए, तो आप तुरंत लिख देंगे काव्य शास्त्र का पुराना नाम साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र है, ठीक है। और साहित्य के व्यापक रचनात्मक वगन्य को समेटने पर इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाने लगा है, ठीक है। तो ये तो आप लोग छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखेंगे, साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र इसका दूसरा नाम है। और हाँ, एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, जो कि मैं आपको बता दूँ। जो आप यहाँ पर काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, काव्य शास्त्र, ठीक है, ठीक है, इसको ये जो नाम है ना काव्य शास्त्र, ये जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे लेखक थे, जो कवि थे, वो इस चीज़ को काव्य, मतलब कि ये चीज़ ना कविता को पहले काव्य शास्त्र बोला जाता था। कब? आदिकाल में, रीतकाल में।
आदिकाल और रीतकाल में जो रचनाएं थी, जो पुस्तक थी, ठीक है, जो रचनाएं रचते थे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कविताएं तुलसीदास जी की हैं, रहीमदास जी की हैं, ठीक है, बिहारी सतसई है इनकी, ठीक है, बिहारी जी की रचना, रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। तो इन सभी को अब रचना बोली जाती हैं, ठीक है, इन सभी को अब रचनाएं बोली जाती है कि हाँ ये कृति है, ये रचना है। यही चीज आदिकाल में और रीतकाल में इसको काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में रचनाएं, पुस्तक, कृतियां, ये सब बोला जाने लगा, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन के उत्तर क्लियर हुए। आई होप समझ में आया होगा। नहीं भी आया तब कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा कि सर नहीं आया। अब यहाँ पर और भी हम भारतीय काव्य शास्त्र को थोड़ा और भी डिटेल में समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे कि भारतीय जो काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, ठीक है, जो भारतीय काव्य शास्त्र की जो नियम कानून है, जो परंपरा है, रीति रिवाज है, ये आचार्य भरत मुनि से, एक मतलब कि कवि हैं, आचार्य हैं, विद्वान है जिनका नाम है भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि पंडित से जगन्नाथ जो कवि हैं, विद्वान हैं, इन तक है, मतलब कि आचार्य भरत मुनि से लेकर जगन्नाथ तक भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा है, ठीक है। उसके बाद जो संस्कृत के काव्य शास्त्रियों उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर संस्कृत के जो काव्य शास्त्र थे, ठीक है, उनमें से उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। यानी जो काव्य शास्त्र शब्द है ये संस्कृत भाषा से आया है, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। काव्य शास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा से आया है शब्द, ठीक है। और जो इसका जनक है काव्य शास्त्र का, वो आचार्य जो भरत मुनि है, इनको कहा गया है, ठीक है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य। क्लियर। और उनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय माना जाता है। तो ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। क्लियर, ओके। बाकी यहाँ पर और भी पॉइंट हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इसकी पीडीएफ हम आपको दे ही देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। अब अगला भाई क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा फर्स्ट यूनिट का कि काव्य प्रयोजन की परिभाषा दीजिए। तो काव्य प्रयोजन के बारे में जान लेते हैं। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है या तात्पर्य होता है काव्य का उद्देश्य, यानी कि काव्य का मतलब क्या बताया मैंने थे, कविता का उद्देश्य अथवा रचना की आंतरिक प्रेरणा, भक्ति। आंतरिक प्रेरणा का मतलब समझ रहे हैं ना, जो उसकी अंदर की जो पावर है, जो शक्ति है, ठीक है, प्रेरणा है, जो ठीक है, जो आप लोग बोलते नहीं हम किसी से प्रेरणा लेकर हम किसी से प्रेरित हो गए हैं तब ये काम करने लगे हैं, ठीक है। तो वही अब बात हो रही है आंतरिक, यानी कि जो अंदर की जो प्रेरणा है, ठीक है, और उसकी जो शक्ति है वही है, ठीक है। काव्य का उद्देश्य अथवा रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति है काव्य प्रयोजन का मतलब। और काव्य का मतलब कविता हो गया, प्रयोजन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, प्रयोजन का मतलब होता है भाव, ठीक है, किसी चीज़ का भाव या फिर किसी चीज़ की अभिप्रिया या फिर मतलब, ठीक है। काव्य का मतलब कविता और प्रयोजन का मतलब सिंपल भाषा में भाव होता है, ठीक, किसी चीज़ का भाव निकाले, ठीक है, मान लीजिए वो चीज़, या फिर आप लोग अभिप्राय भी बोलते हैं या फिर कविता भी बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते, कविता फोरी। काव्य का मतलब कविता, प्रयोजन का मतलब कि मतलब होता है या फिर अभिप्राय या फिर आप लोग कह सकते हैं भाव। तो यानी कविता का भाव या फिर कविता का अभिप्राय, ठीक है। तो काव्य का जो उद्देश्य है, कविता का उद्देश्य अथवा ठीक है, काव्य का उद्देश्य अथवा रचना की आंतरिक प्रेरणा है, प्रेरणा शक्ति है, ठीक है, अंदर की जो प्रेरणा है, जो अंदर की ठीक है, इंस्पिरेशन है, वही उसकी पावर है, शक्ति है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में किसी विषय के अध्ययन के लिए 4 क्रमों का निर्धारण किया गया है। यानी कि अगर संस्कृत में आप काव्य शास्त्र में किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानेंगे संस्कृत काव्य शास्त्र में, तो आपके लिए वहाँ पर 4 क्रम हैं निर्धारण किए गए। पहला प्रयोजन, दूसरा अधिकारी, तीसरा संबंध और चौथा है विषय वस्तु, ठीक है। इन्हीं के आधार पर संस्कृत में आप किसी भी काव्य शास्त्र का जो सब्जेक्ट है या सब विषय है उसका अध्ययन कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते। क्लियर, ओके, ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब भाई काव्य लक्षण किसे कहते हैं, काव्य लक्षण क्या है, काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में। क्लियर। तो काव्य का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है, कविता।
कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कवि है, कोई लेखक है, वो किसी भी काव्य की यानी किसी भी रचना को या फिर किसी भी कविता का मतलब पूरी तरह कंप्लीट कर रहे। भाई कविता मतलब शुरू से लिखेगा 1 लाइन, ठीक है, उसके बाद 2 लाइन, और जितनी भी मतलब कविता बनती है 10 लाइन की, 20 लाइन की, 50 लाइन की, वो पूरा कंप्लीट कर ले अपने काम को, ठीक है। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो जाए उसे हम काव्य कहते हैं। यानी कि भाई कवि का काम क्या होता है? रचनाएं रचना, ठीक है, पुस्तक लिखना, कृतियाँ लिखना, ठीक है, और जो भी गद्य वो है मतलब कि महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं, ये सब लिखना होता है, ठीक है। तो कवि का काम यही होता है, इसलिए जो कवि अपना कार्य संपन्न कर ले उसे हम काव्य कहते हैं, ठीक है, रचना कहते हैं या फिर कविता कहते हैं। और लक्षण, काव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन यही है कि काव्य लक्षण बताइए, तो काव्य के बारे में बताइए। अब लक्षण, किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म के विषय में कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। किसी वस्तु, कोई वस्तु है अथवा कोई विषय है, ठीक है, उसके असाधारण, असाधारण का मतलब हो गया विशेष धर्म के विषय में कथन करना, ठीक है, मतलब कि कोई बात करना, उसका ही लक्षण कहलाता है। क्लियर। उसके बाद काव्य शब्द की जो उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति है, ठीक है, काव्य शब्द कवि में या प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है कवि का कार्य या फिर कर्म, ठीक है, कवि का कार्य या फिर कर्म काव्य शब्द का अर्थ हो गया, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भाई काव्य हेतु किसे कहते हैं। ये प्रश्न है कि काव्य हेतु किसे कहते हैं, काव्य हेतु की परिभाषा बताइए, आप क्या समझते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो काव्य हेतु के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है। यानी कि जो काव्य हेतु है वो जो कवि होता है उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी बहुत बड़ी पावर, शक्ति है, जिससे वह किसी भी काव्य को, यानी किसी भी काव्य का मतलब कि वो अपने कविता को या फिर वो अपने कर्म को, ठीक है, जो कर्म है उसका कार्य है, उसकी कविता है, रचना में समर्थ होता है। यानी कि उस कविता को रचता है, उस कविता को बनाता है, उसमें वो समर्थ होता है, ठीक है, उसे ही हम कहेंगे कार्य हेतु, ठीक है। किसी भी कवि की वह शक्ति जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है उसे हम काव्य हेतु कहते हैं। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है, जो ये हेतु है इसका अर्थ होता है कारण, अतः इसे काव्य रचना का कारण भी कह सकते हैं। काव्य हेतु को काव्य कारण कहने की भी परंपरा रही है, यानी काव्य हेतु को आप काव्य कारण भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन का उत्तर भी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य हेतु के प्रकार। तो काव्य हेतु के कुछ प्रकार हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, भी प्रश्न आ सकता है। तो प्रतिभा है, दूसरा व्युत्पत्ति है जिसको निपुणता बोला जाता है, और तीसरा है अभ्यास, ठीक है। ये इसके 3 प्रकार हो गए। क्लियर क्वेश्चन। बाकी इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है भाई काव्य का स्वरूप बताइए, ठीक है। तो काव्य को स्वरूप जो है उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कविता काव्य के वास्तविक यानी काव्य का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए, ठीक है, 2 उपशीर्षक जिनको बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप बताया गया है, इनमें विभक्त किया गया। अगर आप काव्य का स्वरूप समझेंगे यानी कविता का स्वरूप जानेंगे तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट पहले समझना होगा। पहला तो हो गया बाह्य स्वरूप और दूसरा हो गया आंतरिक स्वरूप, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो पहले जानते हैं बाह्य स्वरूप क्या होता है, ठीक है। तो बाह्य स्वरूप को समझने के लिए या फिर बाह्य स्वरूप जो होता है कविता के बाह्य स्वरूप के अंतर्गत 6 तत्वों को समावेश किया गया है। 6 तत्व कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पे आपका आ जाएगा, ठीक है, लय, जिसको बोलते हैं ये लय, ठीक है। 2 नंबर पे आपका आ जाएगा छंद, ध्यान से सुनेंगे। 3 नंबर पे आपका आ जाएगा, ठीक है, शब्द योजना, ठीक है, क्या आ जाएगा, शब्द योजना। और आपका 4 नंबर पे आपका आ जाएगा चित्रात्मक भाषा, ठीक है, क्या, चित्रात्मक भाषा, ठीक है, चित्रात्मक भाषा। ओके, उसके बाद आपका नंबर नहीं, यहाँ पर मिस्टेकिंग हुई। नंबर 1 पे आपका लय हो गया, नंबर 2 पे छंद हो गया, नंबर 3 पे आपका शब्द योजना हो गया, नंबर 4 पे चित्रात्मक हो गया, और नंबर चित्रात्मक भाषा हो गई, और नंबर आपके जो ये 5 है इस पे आपका हो गया अलंकार, ठीक है। नंबर 6 पे आप लोग लिख सकते हैं
जिसको बोलते हैं तुक। ठीक है, तुक, ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपको बाह्य स्वरूप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया था भाई बाह्य स्वरूप, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बाह्य स्वरूप के बारे में समझना पड़ेगा। तो बाह्य स्वरूप हो गया। अब आंतरिक स्वरूप जान लेते हैं। आंतरिक स्वरूप नीचे है। तो आंतरिक स्वरूप कविता के आंतरिक तत्व के माध्यम से ही कविता की आत्मा को समझा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है गद्य और पद्य में अंतर उनकी बाहरी रूप के कारण नहीं होता है, वरना यह भेद उनकी आत्मा में विभिन्नता के कारण होता। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह क्वेश्चन है कि देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये उत्तर यहाँ पर है, लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि काव्य की आत्मा, ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है काव्य की आत्मा रीति है। ठीक है, काव्य की आत्मा क्या है, रीति। ठीक है, रीतरात्मा काव्यस्या वामना, ये इस कथन, ठीक है, काव्य ग्रह मंगल करात सौंदर्य, ठीक है, मलंकार की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकार, ठीक है, प्रकारांतर ये वामन सौंदर्य को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। सिंपल भाषा में आप यही लिखेंगे कि रीति है। ठीक, काव्य की आत्मा रीति है। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। क्लियर। पूरी PDF आपको हम क्वेश्चन मतलब कि व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।